हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस, जितने बच्चे ऑनलाइन आ चुके हैं सभी लोग, सबसे पहले तो एक लाइक का बटन है उधर दबा दो, तो हमारे को समझ में आएगा कि आपको हमारी वॉइस और बाकी चीजें क्लियर है। ओके, अच्छा, गुड आफ्टरनून। जी हाँ, तो जैसे कि आप जानते हैं द 4th डे ऑफ डीटी फास्ट ट्रैक, ये फास्ट ट्रैक टोटली फ्री है और आप सभी यहाँ पे बैठ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। और हम लोग ने क्या किया पिछले 3 दिन का, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। एक पूरा डिटेल्ड रिवीजन हम लोग, थोड़ा सा अभी फ्रेश आया तो पहले कंटेंट पढ़ लेते, एंड में एक कंप्लीट रिवीजन करेंगे ही, जो पहले 3 दिन पढ़े उसका, राइट। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, सॉरी 4 क्वेश्चन दिए थे, जो मैंने आपको बोला था कि सॉल्व करना है, वो आपने सॉल्व किए होंगे, और बचे हुए का ऑडिट एटलीस्ट आप लोगों ने जरूर किया होगा। यस, अच्छा जी, तो क्वेश्चनर जो है, मैं आज क्वेश्चनर आपके साथ देखने वाला हूं, और जो क्वेश्चन मैंने बोला था कि होमवर्क है, उसको हम यहां पे भी सॉल्व करेंगे, या देखेंगे आपने सही सॉल्व किया है कि नहीं। ये आपका क्वेश्चनर है जो आपको मिलने वाला है, राइट। ये जो आपका क्वेश्चनर है, अगर आप देखें, ये जो आपका क्वेश्चनर है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जी हाँ, तो ये जो आपका क्वेश्चनर है, क्वेश्चनर में सबसे पहले आपको इंडेक्स दिए, पूरे सारी चीजें बताई हुई है, यहां से आपका क्वेश्चनर शुरू होता है। आई थिंक आपने कल पहली बार क्वेश्चनर देखा होगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि क्वेश्चनर की सबसे अच्छी बात यह थी कि यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर में पूरा चैप्टर का बेसिक दिया हुआ है, सबसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर में। तो यही सबसे बेस्ट हाईलाइट है उसकी भी, क्योंकि यहीं पे आपका शॉर्टकट में पूरा रिवीजन भी हो जाता है। आई थिंक सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था वो था क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, इसमें 1/3 क्वेश्चन कवर थे। 1/3 क्वेश्चन में अलग अलग एज के लिए आपको क्या निकालना था, टैक्स लायबिलिटी निकालना था, राइट। राज इज अ टोटल इनकम ऑफ 13 लाख रुपीज इन द प्रीवियस ईयर, कंप्राइजिंग ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी। कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी। 37 ईयर्स का अगर है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालिए। अब आप ही बताइए, 37 ईयर्स का है, 13 लाख रुपीज इनकम है। चलो कैलकुलेटर पे लो, 13 लाख रुपीज में से क्या मेरे बच्चे को 10 लाख रुपीज तक का टैक्स ऑलरेडी पता है? कितना आने वाला है? 1,12,500। इसमें से 10 लाख रुपीज बाजू कर दिए, बचे हुए पे 30% लगा सकता हूं मैं। यस, सो 90,000 प्लस 1,12,500, टोटल कम्स टू 2,02,500 एवरीबॉडी, प्लस 4% डायरेक्टली ऐड कर दूं, सो टोटल कम्स टू 2,10,600। यस और नो? यस, पूरा सॉल्व दिया है, मैं सिर्फ चेक करवा रहा हूं कि आपका ये सही आया है या नहीं। दूसरा, 65 इयर्स ऑफ एज हो गया, 65 इयर्स ऑफ एज आ गया। 65 इयर्स ऑफ एज अगर है, एक मेरे को एक बात बताओ, 65 इयर्स ऑफ एज भी अगर रहा तो 13 लाख में से पहले 10 लाख हटा दो, इस टाइम पे शॉर्टकट जो आएगा वो कितना आएगा? 1,10,000। यस, सो बचे हुए पे 30% प्लस 1,10,000 प्लस 4%, दैट कम्स टू 2,08,000। डोंट यू थिंक सो? सो हियर द फाइनल आंसर कम्स टू 2,08,000। तीसरा 83 इयर्स, 83 इयर्स अगर है, सो अगेन 13 लाख में से पहले 10 लाख माइनस कर दो, बचे हुए पे 30% प्लस 1 लाख प्लस 4%। इज इट 197,600 ब्रो? यस, 197,600। प्रेजेंटेशन आपको ऑलरेडी पता है, लेट्स नॉट जस्ट वेस्ट द टाइम अगेन ओवर हियर। पहले क्वेश्चन के बाद आपका क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा? 4। पहले क्वेश्चन के बाद आपका था बेटा क्वेश्चन नंबर 4। बाकी का आपने ऑडिट किया होगा, मैं ये ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि देख बेटा फास्ट ट्रैक है एंड वी डेफिनेटली डू नॉट हैव टाइम कि हम पूरा का पूरा कर सके। सो इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू कि आप उसको एटलीस्ट पूरा करेंगे। चलिए,
कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ दीपक 57 years हैविंग अ टोटल इनकम ऑफ 2 करोड़ 2 lakhs। आपको नहीं लगता 2 करोड़ 2 lakhs की बात चल रही, मतलब यहां पे मार्जिनल रिलीफ की बात चल रही है? यस। अच्छा देखिए, जो क्वेश्चनेयर बनाए गए हैं इसमें आपको पूरा ऐसा दिया हुआ है कि आदमी फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा। कल जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया, टैक्स अप टू 2 करोड़ अलोंग विद अ सरचार्ज ऑफ 15% प्लस दिस, आप उससे भी अगर आंसर निकालते हैं तो बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कल भी आपको यह रिट्रेट किया था कि टैक्स कंप्यूट करने का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, तो आप जहां से भी प्रेजेंटेशन बेहतर हो सकता है वो दीजिए। मैंने एक प्रेजेंटेशन यहां पे रखा है, इसमें अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी दे करके रखा है। हालांकि जो कल मैंने आपको स्ट्रेट शॉर्टकट फार्मूला लिखा, अगर आप वो फार्मूले से भी यूज करते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज द फार्मूला विच इज गिवन इन द रूल्स ओनली, तो उसमें भी कहीं कोई तकलीफ नहीं है, राइट। अज्यूमिंग दैट इज टोटल इनकम कंप्राइज ऑफ सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट, एफडी एंड ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएसी। चलो कैलकुलेटर पे भी मेरा बच्चा मार्जिनल रिलीफ निकाल सकता है क्या? 2 करोड़ 2 lakhs है, तो क्या मैं 2 करोड़ तक का टैक्स निकालूं, हाँ या ना? यस, 2 करोड़ तक का टैक्स निकालिए। यस, 58 लाख 12,500 बराबर है, अलॉन्ग विथ अ सरचार्ज ऑफ 15% प्लस 2 लाख पूरे ऐड करने पड़ेंगे, से यस, प्लस 4% भी ऐड करना पड़ेगा। फाइनल टैक्स पेबल आफ्टर मार्जिनल रिलीफ कम टू 71,59,750। आर यू गेटिंग द सेम इन द कैलकुलेटर, यस और नो? इफ यस देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आप देख लीजिए, आप वो वाला फंडा लगाओ, ये वाला फंडा लगाओ, एवरीथिंग रिमेन सेम। सो इफ योर आंसर इज मैचिंग, इट इज इररेलेवेंट कि आप इस मेथड से एक एक करके सॉल्व करके दिखा रहे हैं या आप डायरेक्टली वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करके कर रहे हैं, कोई फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मालिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था, चलो मालिक नेक्स्ट क्वेश्चन था। यस बोलो। अच्छा, जो जो बच्चे ऑनलाइन हैं जिनको क्वेश्चनर अभी तक के नहीं मिला है, मैं पहले चैप्टर का क्वेश्चनर भी आज टेलीग्राम पे अपडेट करवा देता हूं। मैंने ऑलरेडी टीम को बोल दिया, ये हो जाएगा, मत टेंशन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने होमवर्क दिया था, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को? 5 करोड़ 2 लाख, आई थिंक सेम फंडा से निकल सकता है वापस। चलो एक और बार प्रैक्टिस करो, कैलकुलेटर पे अब करने की प्रैक्टिस करो। चलो 5 करोड़ पे टैक्स निकालो। 5 करोड़ में से 10 लाख माइनस किए, बचे हुए पे 30% ऐड 1,12,500 प्लस 25% प्लस 4%, ओ प्लस 2 लाख भी होगा। यस, 5 करोड़ में से पहले 10 लाख रुपीस गए, बचे हुए पे 30% प्लस 1,12,500 प्लस 25% प्लस 2 लाख प्लस 4%। Is your final tax liability coming to 1 crore 94,64,250? Say yes or no? Yes. So ये है टैक्स आफ्टर कैलकुलेटिंग मार्जिनल रिलीफ। मैंने जानबूझ करके 2 करोड़ और 5 करोड़ के किए ताकि आपको एक और बार अच्छे से हाई वैल्यूज का रिवाइज हो जाए। इसके बाद एक और क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, 7, yes or no? 6 था, ओके 6। कंप्यूट द मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल टू एक्स लिमिटेड। पहला सवाल मैं आप लोगों से फिर पूछना चाहूंगा, क्या मार्जिनल रिलीफ हर तरीके के एसएससी को एप्लीकेबल है, हाँ या ना? मार्जिनल रिलीफ हर तरीके के एसएससी को एप्लीकेबल है, यस। तो कंपनी को भी एप्लीकेबल होगा, यस। चलो, मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल टू एक्स लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी, अज्यूमिंग द टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख। 1 करोड़ 1 लाख पे आप क्या निकालिए? टैक्स निकालिए। मुझे ये 32.1% नहीं समझ में आया, कितना कैसे निकाला है 32.1? क्या टैक्स लगाया 30%? क्या 30% टैक्स लगाया? हाँ, प्लस 7% प्लस 4%, यस। 30 प्लस 7%, 4% यहां पे आया हुआ नहीं है, इट्स ओनली 30 प्लस 7%, यस। इसका मार्जिनल रिलीफ निकालते जमा सभी को। चलो जी, अच्छा डन। इसके अंदर में चैप्टर नंबर 1 में करीब करीब आपको 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन मैंने आपको ऑन पेपर सॉल्व करने बोले, बचे हुए 6 ऑडिट करने बोले। यानी हमने जो रेशो रखा ये 4:6 का रेशो रखा या 40:60 का रेशो रखा। दैट्स अ फेयर इनफ रेशो फॉर अ टॉपिक लाइक बेसिक्स।
आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या कर सकते हो, मेरी बात ध्यान से सुने, आपको और प्रैक्टिस करनी है बेसिक की, आप क्या कर सकते हो, अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है, बेसिक्स की ही प्रैक्टिस करनी है, तो आप अपना जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल में बाकी कंसेप्ट्स पे दिमाग नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट्स आपने पूरे के पूरे कवर कर लिए, सीधा जाना जो एंड में प्रॉब्लम्स दिए वो प्रॉब्लम्स को उठा करके आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेना, तो इससे भी आपका काम हो सकता है। क्लियर है मालिक? तो यह हमारा चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स खत्म हो चुका है। आई एम श्योर कि आप लोगों को जरूर मजा आया होगा। कोई डाउट होगा हिचकिचाना मत, बिंदास पूछ लेना, राइट? अब आता हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। द नेक्स्ट टॉपिक इन द लाइन इज रेजिडेंशियल स्टेटस। द नेक्स्ट टॉपिक इन द लाइन इज रेजिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले पहली बात कर लेता हूं मैं, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। यस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं भैया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, यही चीज मेरे एबीसी एनालिसिस में भी आपको दिखेगी। मैं हर बार एबीसी एनालिसिस निकालता हूं, यूट्यूब के ऊपर डालता हूं, जहां पे मैं क्लियर कट बताता हूं कि कौन से चैप्टर से कितनी चीज पढ़नी है। मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, ठीक है सर? सबसे पहले जो आपको पूछा जा सकता है वो है सेक्शन 6(1), सेक्शन 6(1)(a) और सेक्शन 9। लॉजिकली रेसिडेंशियल स्टेटस में अगर आपको कुछ पूछा जाएगा तो ये तीन ही चीजें पूछी जाएगी, तो बाकी चीजों पे दिमाग में मत लगाना। 6(1) मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है? 6(1)(a) मतलब डीम्ड रेसिडेंट, और सेक्शन 9 मतलब वो बिजनेस कनेक्शन वाला पार्ट, कि कौन सी इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया होने वाली है, ठीक है? तो ये तीन चीज एग्जाम में पूछी जाती है। इस पूरे चैप्टर में अगर कुछ पढ़ना है तो ये पढ़ना। पढ़ने का सही सीक्वेंस क्या है? इस पूरे चैप्टर को कभी आपको पढ़ना है तो पढ़ने का सही सीक्वेंस है पहले 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। दिस इज हाउ इट इज टू बी लर्न। मतलब 6, 5, 7, 8, 9 इस तरीके से पढ़ोगे तो ये चैप्टर ज्यादा से ज्यादा इजी हो जाएगा। डन है बेटा? चलो जी, आ जाओ बच्चों। सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं। आखिर रेजिडेंशियल स्टेटस आया क्यों? मतलब हमने कभी का कभी वर्ड क्या सुना है? सिटीजनशिप। हां या ना? हां या ना? हमने कभी भी सिटीजनशिप वर्ड सुना है? आज हम पहली बार रेजिडेंशियल स्टेटस सुन रहे हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों उठाया? देखिए, सिटीजनशिप तभी भी तब मिलती है जब आप किसी कंट्री में पैदा हुए हो या बाय प्रोसेस ऑफ लॉ आपने वहां का सिटीजनशिप लिया हो। फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार साहब यहां का भी लेकर रखा है और किसी और कंट्री का भी, फॉर एग्जांपल बैंकॉक का भी उन्होंने क्या ले रखा है? सिटीजनशिप ले रखा है। हाँ, मतलब नहीं, ऐसे नहीं सोचते। नाउ द पॉइंट इज अगर हम सिर्फ सिटीजन को टैक्स लगाते, ध्यान से सुनना, अगर हम सिर्फ सिटीजन को टैक्स लगा देते तो इशू ये होता मेरे दोस्त कि हम सिर्फ सिटीजन को ही टैक्स कर पाते और नॉन रेसिडेंट हु आर अर्निंग फ्रॉम इंडिया इन्हें हम कभी टैक्स नहीं लगा पाते। लॉजिकली सोच के देखना। यस, आज कितनी कंपनीज है जो यहां से हमारा इंडिया से टैक्स कलेक्ट करके, इनकम कलेक्ट करके लेकर के जा रही। अगर हम सिर्फ सिटीजन को टैक्स लगाते तो उनसे तो हम कभी टैक्स ही वसूल नहीं पाते। आप सोच के देखिए, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, टिकटॉक हो गया, अलग अलग वीडियो गेम्स हो गए, एप्पल कंपनी हो गई, और कई ऐसी वेबसाइट जिनके अंदर में मंथली, एनुअली या क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन होते हैं। तो अब इंडिया से इतना सब्सक्रिप्शन जा रहा है, पैसा जा रहा है, इन नॉन रेसिडेंट्स के ऊपर कभी ना कभी तो टैक्स होना चाहिए था। हाँ या हाँ? अरे हाँ या हाँ? हाँ। तो ऐसे केस में हम लोगों ने सिटीजन वर्ड यूज ना करके रेजिडेंशियल स्टेटस वर्ड को यूज किया। फ्यू पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, क्या रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल बदल सकता है? मतलब आज मैं रेसिडेंट, कल मैं नॉन रेसिडेंट, परसों मैं रेसिडेंट, क्या ऐसा बदला जा सकता है? हाँ, यस। सो रेसिडेंशियल स्टेटस हैज टू बी डिटरमाइंड फॉर एवरी ईयर। यस, हर साल आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, रेजिडेंशियल स्टेटस हर पर्सन कैटेगरी के लिए निकाला जाता है। कैटेगरी ऑफ पर्सन याद करके देख, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीवाई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी। सो हर कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए निकाला जाता है, तो ये भी तेरे कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए निकाला जाएगा। तीसरी चीज, क्या रेजिडेंशियल स्टेटस इज इक्वल टू सिटीजनशिप? नो, residential status is not equal to citizenship. Yes, residential status is not equal to citizenship. चौथी चीज, सपोज कर लीजिए रेजिडेंशियल स्टेटस का बेनिफिट आपको मिलता कहां से है?
अगर आप किसी भी कंट्री में कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज स्टे कर लेते हैं, अगर आप किसी भी कंट्री में कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज स्टे कर लेते हैं तो आपको रेजिडेंशियल स्टेटस मिलता है। यस, रेजिडेंशियल स्टेटस। आइए सर, सबसे पहले नोट्स में कुछ बेसिक चीजें पढ़िए। टोटल इनकम ऑफ द असेसी कैन नॉट बी कंप्यूटेड अनलेस वी नो रेजिडेंशियल स्टेटस। इस लाइन को अभी बस हाईलाइट करके रखिए, सेक्शन 9 के बाद आपसे पूछूंगा ये लाइन का मतलब क्या है, बताएंगे आप ही। Residential status is determined for each category of person separately. Residential status is always determined for previous year because we have to determine the total income of previous year. It is calculated for every year because it may change year to year. तो ये year to year में क्या हो सकती है, बदल सकती है। A person can be resident of more than one country for a previous year. अब देखिए ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप बताइए। इंडिया लिखता है अगर आप 180 डेज इंडिया में रहते हैं तो आप रेसिडेंट हो गए। हो सकता है हमारा प्यारा देश पाकिस्तान भी ये कहे कि भैया कोई हमारे यहाँ 6 दिन भी आ गए तो वो रेसिडेंट माना जाएगा। हो सकता है, ऐसे तो कोई आता नहीं, बट 6 दिन भी आ गए तो आप रेसिडेंट माने जाएंगे। तो आप बताओ, एक व्यक्ति राइट जो यहां पे 183 डेज रहा, पाकिस्तान में 7 डेज रहा, आपको नहीं लगता एट द सेम टाइम इन अ पर्टिकुलर ईयर ही इज रेसिडेंट फॉर 2 कंट्री एट द सेम टाइम? सो कैन अ पर्सन बी रेसिडेंट ऑफ मोर देन 1 कंट्री एट द सेम टाइम? यस, ठीक है, एक से ज्यादा कंट्री के आप रेसिडेंट एक ही टाइम पे हो सकते हो। सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ओनर्स ऑफ प्रूफ, आप रेसिडेंट है या नहीं है ये कौन प्रूफ करेगा? अगर आप इंडिविजुअल या कंपनी है तो डिपार्टमेंट को प्रूफ करके देने की जिम्मेदारी है कि आप रेसिडेंट है या नहीं है। मतलब आप अपने हिसाब से आपको जो डिक्लेयर करना है कर दो, डिपार्टमेंट को अगर शक होगा डिपार्टमेंट असेसमेंट ओपन करके देखेगा कि आप सच में रेसिडेंट हो या नहीं हो। बाकी सारे केस में HUF, LLP, EOP, BOI, AJP ये असेसी को प्रूव करके देने की जरूरत होती है कि वो क्या है, नॉन रेसिडेंट या रेसिडेंट। यस, मैंने जो 2 बातें हाईलाइट कराई एग्जाम से पहले ये 2 पढ़ना, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना अब तक जितना पढ़ा है उसमें, ठीक है। तो ये 2 चीजें हाईलाइट रखिए, इसके अलावा आपने फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ भी हाईलाइट नहीं रखना है। रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 के अंदर में लिखा है, दिमाग में सेट करिए ये सेक्शन। रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 के अंदर में लिखा है 61, 62, 63, 64, ये 4 मेन सबसेक्शन है। वापस से बोलिए, 61, 62, 63, 64, ये मेजरली 4 सबसेक्शन है। ये मेजरली कितने सबसेक्शन है बेटा? 4, बराबर है बेटा। चलो अच्छा जी, सर एक और बात बताइए, सर एक और बात बताइए, 61 इज फॉर इंडिविजुअल। याद रखने के सिंपल तरीके बताता हूं। 61 इज फॉर इंडिविजुअल, एक आदमी इंडिविजुअल होता है। 62 इज फॉर HUF, 2 लोग मिलकर घर बनाते। 63 इज फॉर कंपनी, कंपनी 3 प्रकार की होती है, प्राइवेट, पब्लिक, OPC। बाकी सबको चारों दिशाओं में फेंक दो। बाकी सबको किस दिशाओं में फेंकोगे? 4। तो चलो सब सेक्शन रिकॉल करो मेरे साथ वापस से एवरीबॉडी। 61 इज फॉर इंडिविजुअल, एक आदमी अकेला कौन होता है? इंडिविजुअल, एक लौता। यस। दूसरा, 2 लोग मिलके क्या बनाते हैं? घर। कंपनी कितने प्रकार की होती है? और बाकी सबको कितने दिशाओं में फेंकोगे? तो 61, 62, 63, 64 ऐसे याद रख सकते हैं। इन पूरे सब सेक्शन में आपके लिए जो काम का है वो है 61। मैंने पहले इंपॉर्टेंट मार्क करा दिया, मतलब एग्जाम में कुछ बिल्कुल पढ़ के ही जाना है, त्याला एकटा सोडायचा नहीं। वो कौन है? 61, जिसको आप बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे। यस, ये 2, 3, 4 ये तुम पढ़ो नहीं पढ़ो एक बराबर है। एक बार भी पढ़ोगे तो बाय डिफॉल्ट में आ जाएगा। तो कौन सी चीज छोड़ सकते हो वो पहले बता रहा हूं। सर आप ऐसा क्यों बता रहे हो, मतलब आप तो छोड़ने की बात कर, टीचर होके छोड़ने की बात कर रहे हो। नहीं तो तुम बाद में GST नहीं पढ़ते और बाद में फिर क्या होता? देखो ऐसे बार बार नहीं बोलते, मतलब अच्छा नहीं लगता, ये बार बार नहीं बोला जाता, दर्द असुदे पढ़। हाँ जी, तो 61 इज फॉर इंडिविजुअल, 62 इज फॉर HUF, 63 इज फॉर कंपनी, 64 इज फॉर अदर्स। क्लियर है? चलो आओ, सबसे पहले हम बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर अदर्स की। सुनो, 2, 3 और 4 लॉजिकली काम का नहीं है, पढ़ के स्पीड में खत्म करो, ठीक है। इसीलिए मैं सीक्वेंस में ना जाके इंपॉर्टेंस पे जा रहा हूं। सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर अदर्स। अदर्स मतलब इसके अंदर में कौन कौन आ गए, जरा सोच के बताओ। पर्सन का डेफिनेशन याद करो। इंडिविजुअल अलग है, HUF अलग है, फर्म आई क्या इधर? फर्म आ गई, हाँ। और AOP BOI इधर ही आ गया क्या? AOP BOI, AJP भी इधर ही आ गया क्या? लोकल अथॉरिटी भी इधर ही आ गया क्या? तो अदर पर्सन में टेक्निकली कौन कौन आ रहा? फर्म, AOP BOI, AJP, लोकल अथॉरिटी। क्लियर है? इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली, आई है वर्ड दर्द सोराइए, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और
पार्टली। अब आप ये पूछेंगे सर ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होता है? डिसीजन मेकिंग पावर। इन एंटिटी से रिलेटेड डिसीजन कहां लिए गए हैं, वेयर द डिसीजन इज टेकन। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, सीधे शब्दों में डिसीजन मेकिंग, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली, आए है वर्ड पे फोकस कीजिए, होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया तो रेसिडेंट, नहीं तो नॉन रेसिडेंट। क्लियर है? सो अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इंडिया में है तो भी रेसिडेंट, पार्टली इंडिया में है तो भी रेसिडेंट। यस, यानी क्या मैं कह सकता हूं 99% ऑफ द टाइम ये रेसिडेंट ही माने जाएंगे। हेलो, होली इन इंडिया। मान लीजिए कोई फर्म है, मैं और मेरा पार्टनर है, मैं इधर बैठा, मेरा पाकिस्तान बैठा है दूर कहीं दुबई में। हमने 10 डिसीजन लिए साल भर में फर्म से रिलेटेड, 2 इंडिया में हुए। अब बोलो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फर्म होली और पार्टली। एक डिसीजन भी अगर इंडिया में हो गया तो हम क्या हो गए बेटा? रेसिडेंट। यानी बाय डिफॉल्ट में मुतातीस मुतंदीस बाय डिफॉल्ट में एज इट इज, तो ये जनरली क्या रहेंगे बेटा? रेसिडेंट। सो इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है मेरी जान? डिसीजन मेकिंग। क्या बोला बेटा मैंने? डिसीजन मेकिंग। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया तो ये क्या माने जाएंगे? रेसिडेंट। अदरवाइज क्या माने जाएंगे? नॉन रेसिडेंट। वर्ड जिस पे हाईलाइट करना चाहिए होली और पार्टली। समझ में आई बात? यस अच्छा जी सर, डन। ये हो गया 6-4, ये हो गया 6-4। चलते हैं 6-2 की ओर, चलते हैं 6-2 की ओर। पेज नंबर 4 चलते हैं 6-2 की ओर। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ यहीं से कट कॉपी पेस्ट किया गया है। कहा गया है कि अगर कोई भी एचयूएफ को रेसिडेंट बनना है, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया तो क्या माना जाएगा वो एचयूएफ? रेसिडेंट। अदरवाइज क्या माना जाएगा? नॉन रेसिडेंट। यानी कट कॉपी पेस्ट यहां पे एज इट इज वही चीज डाल दी गई है। यानी एचयूएफ के पूरे डिसीजन इंडिया में हुए, जल्दी बोलो, रेसिडेंट। 6 में से 4 डिसीजन इंडिया में हुए, 6 के 6 डिसीजन आउट ऑफ इंडिया हुए। सॉर्टेड है? यस। अच्छा जी, अभी मैंने आपको आरओआर आरएनओआर नहीं सिखाया, इसलिए मैं इसके नीचे का चार्ट नहीं सिखा रहा हूं। लीव इट फॉर द टाइमिंग। हाँ जी, 6-3 पे आते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। तीसरा नॉट सो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। सर आप इसे नॉट सो इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी में एक कॉन्सेप्ट आता है पोएम, और ये पोएम का कंसेप्ट आपको इंटर लेवल पे दिया ही नहीं गया है, ये कॉन्सेप्ट आपको फाइनल लेवल पे है। तो यहां पे सिर्फ आपको उसके 4 वर्ड बताए हुए हैं, ध्यान से सुनिए। कंपनी 2 प्रकार की होती है, एक इंडियन, दूसरी फॉरेन। कंपनी कितने प्रकार की होती है? 2। एक होती है इंडियन और दूसरी होती है। अब इंडियन तो ऑलवेज रेसिडेंट ही हुई, आप सोच के देखिएगा, जो इंडियन है ये तो क्या हुई? ऑलवेज रेसिडेंट। जो इंडियन है ये हमेशा क्या रहेगी? रेसिडेंट। इंडियन मतलब वो कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर हुई है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अर्लियर कंपनी लॉ। तो जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर हुई है ये कंपनी हमेशा रेसिडेंट रहेगी। अब आप मुझे सोच करके बताइएगा मेरे दोस्तों, एक कंपनी है राइट, वी लिमिटेड, काफी फैला हुआ बिजनेस है। यह कंपनी अपना 100% एक्सपोर्ट करती है कहां पे बेटा? सिंगापुर। इस कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? एक कंपनी है इंडिया में रजिस्टर्ड है, 100% अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, एक भी प्रोडक्ट इंडिया में नहीं बेचती। इज इट रेसिडेंट? ऑब्वियसली रेसिडेंट। हमने क्या कहा? वो प्रोडक्ट कहां बेच रही, इसका कोई क्राइटेरिया? एक ही क्राइटेरिया, रजिस्टर किधर है। अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है, मैटर खत्म, वो कंपनी इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट, भले ही अपना 100% एक्सपोर्ट ही क्यों ना कर रही हो। क्लियर है? फॉरेन कंपनी, क्या बेटा? फॉरेन कंपनी। यस। अच्छा जी, फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी पोयम इंडिया में है तो रेसिडेंट, पोयम आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट। यस, याद रखिए ये जो पोयम वाला कंसेप्ट है ये सिर्फ फॉरेन कंपनी के लिए है। यस, इंडिया में कविता होती है बेटा, इंडिया में पोयम नहीं होती। इंडिया में कौन होती है?
तो ये जो पोएम वाला कॉन्सेप्ट आप पढ़ने वाले हैं ये कहां है? सिर्फ फॉरेन में। ये जो पोएम वाला कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ कहां है? फॉरेन में। फॉरेन कंपनी का पोएम 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 प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, देखिए पहले क्या होता था, कंपनीज मेजर डिसीजंस कहां होते थे उसके बेसिस पे। पहले यहां पे भी वर्ड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट लिखा हुआ था, लेकिन इसको चेंज करके इंटरनेशनल लॉ के साथ मिक्स करके हमने पोएम कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर लिया। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स अ प्लेस वेयर की एंड कमर्शियल डिसीजन नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एज अ होल इन सब्सटेंस आर मेड। कहां उसके डिसीजन लिए जाते हैं, अब उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। आपको इतना पूछेगा भी नहीं ना दिमाग लगाएगा, क्योंकि पोएम निकालते कैसे हैं ये कॉन्सेप्ट आपको कहां कवर किया गया है? फाइनल्स। So leave it. Indian company always resident. Foreign company poem in India resident, poem outside India नॉन रेसिडेंट। ना आज तक कभी 2017 में पोएम नाम का कॉन्सेप्ट लाया था। 2017 के बाद कभी भी आपको रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी ना पूछा है और ना मेरे को लगता है पूछ सकता है। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। चलिए वापस से एक बार, रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर अदर्स इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन, तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। बाजू करो, एचयूएफ के लिए भी कट कॉपी पेस्ट। फॉरेन कंपनी पोएम इन इंडिया रेसिडेंट, पोएम आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट। ये 3 सबसेक्शन क्लियर हो गए। सबसेक्शन 2, 3, 4 हमने खत्म कर दिया। क्लियर है? अब आते हैं काम की चीज। अब आते हैं किसके ऊपर? काम की चीज। पेज नंबर 2 आई गेस, यस, पेज नंबर 2, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। Yes, residential status of individual marked as most important. Residential status of individual. A person can either be resident or non-resident. एक व्यक्ति को हम 2 ही मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। अगर कोई व्यक्ति रेसिडेंट है, मेरे दोस्तों मेरे भाई, अगर कोई व्यक्ति क्या है बेटा? रेसिडेंट है, उसको दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। चलिए 2 कंडीशन समझते हैं, राइट? इफ ही, देखो क्या लिखा है, देयर वुड बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ दे सेटिस्फाई एनी कंडीशन सेटिस्फाई करना है, मतलब दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम मान लेंगे वो क्या है? रेसिडेंट। दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम क्या मान लेंगे बेटा? रेसिडेंट। पॉइंट नंबर 1, ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। अगर वो इंडिया में 182 डेज या ज्यादा रह जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? रेसिडेंट। कुछ क्लैरिटी आपको दे दूं, डॉट 182 रहते कुछ लोग जिनको डॉट पसंद हो, सर डॉट 182 डेज रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट? रेसिडेंट। 182 डेज और मोर लिखा है। चलिए और तोड़ते हैं इसको। ही स्टेज इन इंडिया, इंडिया 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 एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। कस्टम की बातें डीटी में नहीं करते हैं। इंडिया एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। वो कस्टम एक्ट है जहां पे 12 नॉटिकल माइल है। ऐसा भी था? कितना क्यूट है ना। तो ये जो 12 नॉटिकल माइल वाला गेम है ना, वो किधर है? कस्टम में। अपने इधर 200 नॉटिकल माइल। वेगवेगळे एक्ट, ये एक्ट अलग है, ये एक्ट अलग है। क्या है ध्यान में? तो इंडिया, हाँ 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 मेरे बच्चे बच्चे मेरे बच्चे, पहले इंडिया समझ मेरे लाला तू। सर इंडिया कहीं लिखा है? अरे कैसी बात कर रहा, सेक्शन 225A में लिखा है ना। कहां लिखा है? 225A। इंडिया का क्या मतलब होता है? इंडिया का मतलब होता है लैंड मास। इंडिया का क्या मतलब होता है? लैंड मास। जो आप मैप पे देखते हो उसको हम कहते हैं लैंड मास। इंडिया का पूरा जो मैप दिखाया जाता है लैंड मास। एंड इट एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। हमारे यहाँ इंडिया 200 नॉटिकल माइल तक के चलता है। 12 नॉटिकल माइल्स में आपका टेरिटोरियल वाटर होता है, बट हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक के चलते हैं इनकम टैक्स में। समझ में आ रही बात? एयर स्पेस अबाउ सी बेड भी कवर होगा, यस। एयर स्पेस अबाउ सी बेड भी कवर होगा, यस। इंडिया समझ में आया? वापस से इसी वर्ड को पढ़ते हैं। इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर।
182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने कहा 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, एक ही शहर में रहना जरूरी? पक्का? मतलब ये 182 डेज इंडिया के मैं किसी भी शहर में बिता सकता हूं? यस। अच्छा, कंटिन्यूस 182 डेज रहना है? आई मीन टू से, मान लीजिए मैंने अप्रैल मई जून इंडिया में था, मैं जुलाई में चले गया थाईलैंड, अगस्त सितंबर में इंडिया, ठीक है, अक्टूबर में मैं चले गया लास वेगस, नवंबर में इंडिया, दिसंबर के अंदर में मैं चले गया मालिबू, स्टिल आई विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट? यस। यानी कंटिन्यू स्टे एट वन प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, कंटिन्यू स्टे इन वन कंट्री इज नॉट इंपॉर्टेंट। हमारा कैसे भी क्या होना चाहिए? 182। हमारा कैसे भी करके क्या हो जाना चाहिए बेटा? 182 डेज का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अच्छा जी। ओ पेज नंबर 3 पे आइए, इधर देखिए इंपॉर्टेंट नोट लिखा है। यस, यहां देखिए, स्टे में बी एनीवेयर इन इंडिया। स्टे कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही प्लेस पे होना चाहिए। यस, what is required is the total period of stay should not be less than the number of days specified। बस आपको ये याद रखना है। इंडिया कहां तक के है? अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। समझ में आ रहा है बात? ये सारी चीजें बतानी जरूरी हो जाती है, क्योंकि यही बच्चा क्या हो जाता है? मिस्टेक। अच्छा मुझे बताइए, जिस दिन मैं गया और जिस दिन मैं आया, डॉट 182 डेज हो रहा है। एक सवाल है, क्या जिस दिन मैं जा रहा हूं और जिस दिन मैं आ रहा हूं, ये दोनों दिन भी इंडिया में काउंट करना है या आउट ऑफ इंडिया काउंट करना है? इंडिया में काउंट करना है। यस, और बिल्कुल इसी तरीके से लॉ बनाया गया है। While determining the residential status, the day he is leaving and returning to India should be considered as stay in India। तो जिस दिन वो इंडिया से जा रहा है और जिस दिन इंडिया में वापस आ रहा है, दोनों दिन क्या किया जाता है? इंडिया में काउंट किया जाता है। यस। सो जहां एग्जैक्ट अराइवल टाइम एंड डिपार्चर टाइम अवेलेबल नहीं है, द डे ही लीव्स इंडिया एंड द डे ही कम्स टू इंडिया बोथ आर काउंटेड। तो ये ऊपर वाला ही पार्ट है, आप इसको कट करना चाहें तो भी कट कर सकते हैं, रहने देना चाहें तो रहने दे सकते हैं, डजंट मैटर। यस। अच्छा जी, इधर आइए। ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और 60 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year। दूसरी कंडीशन कहती है कि अगर आप 182 डेज में इंडिया में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट 60 डेज इंडिया में रह जाइए एंड 365 डेज रहिए इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, एंड 365 डेज रहिए इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। मतलब सिर्फ 60 डेज का कंडीशन है? नहीं, पिछले 4 साल में 365 का भी कंडीशन है। यस। यहां पे लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1, रजिस्टर में जाइए, रेजिडेंशियल स्टेटस, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल ऑन 6/1, एग्जाम्पल ऑन 6/1। ठीक है, चेक। आप लोगों का प्रीवियस ईयर मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। आपका प्रीवियस ईयर क्या है? 21, 22, 22, 23 याद है ना? निकलो अब नवंबर से, नहीं तो फिर नवंबर में जाना पड़ेगा, है ना? प्रीवियस ईयर 21, 22, 20, 21, 19, 20, 18, 19। क्या सुहाने दिन थे इन ईयर्स में। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, आ जाओ। बताइए रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? कैसी बातें कर रहे हो? कैसी कैसी बातें कर रहे हो? रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट? रेसिडेंट।
रेसिडेंट, रेसिडेंट। अरे क्यों, ये देखो ना, ये है ना 365 है। चलिए, रेसिडेंट बनाने के लिए दो कंडीशन दी, दोनों में से एक सेटिस्फाई करना था। कंडीशन नंबर 1, क्या वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज है? नहीं। एटलीस्ट 60 डेज है? एटलीस्ट 60 डेज भी नहीं है, तो सीधे सीधे कौन हो गया वो? नॉन रेसिडेंट। क्लियर है मालिक? दोनों में से कोई भी एक चाहिए, दोनों में से कोई भी एक भी नहीं हो रही तो अच्छा, सिर्फ 60 से काम नहीं चलेगा, 365 भी चाहिए। हाँ या हाँ? चलो क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे आया 70, 180, 360, 180 डैश 200। अब बताइए, कुछ भी बात कर रहे हो तुम, कैसी बातें कर रहे हो तुम? रेसिडेंट शू बात करो जो सच्ची। चलो देखते हैं, 182 डेज कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं। एटलीस्ट 60 डेज हो रहा है? एटलीस्ट 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। प्रीवियस ईयर के पहले वाले सभी ईयर्स को प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर्स कहा जाता है। क्या पिछले 4 सालों को मिला के एटलीस्ट 365 डेज हो रहा है? यस। तो यहां पे क्या होगा साहब? वो रेसिडेंट। क्लियर है मालिक? चलो तीसरा, तीसरा कैसी बात कर रहे हो? हर साल में 365 है ही नहीं। अरे पर कंटिन्यूस 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर का मिला के 365 होना चाहिए। क्या वो है? यस। प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 60 डेज है? यस। 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर मिला के 365 है? यस। ही विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट। हाँ जी? नहीं, ऐसे कैसे? ना। एक और, इचारू का, इसको एग्जाम्पल नंबर दूसरा बोल करके लिख लेते, चलो ज्यादा बेटर रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 1.1। देखो प्रीवियस ईयर 22-23 में वो कुछ 92 डेज था, फिर 17-18 में वो कुछ 180 डेज था, फिर 13-14 में कुछ 360 डेज था, फिर 10-11 में वो कुछ 365 डेज था, और कुछ 5-6 में वो 365 डेज था। अब बोलो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट? कुछ भी बात कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या तुम? कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? रेसिडेंट? अरे रेसिडेंट। जितने लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है जल्दी से बताओ, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट? जल्दी बोलो, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट? क्यों? है ना 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। यानी ये जो 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर की बात चल रही है, दैट शुड बी 4 कंटिन्यूअस प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर्स चाहिए। यस। यानी 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 कंटिन्यूअस प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। दैट मीन्स ये क्या कहलाएगा बेटा? नॉन रेसिडेंट। आहो,